70% जो युवा है रील देखने में व्यस्त है। जब तक वो रील नहीं चला लेता उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। और बाकी 20% बच्चा रील बनाने में व्यस्त है। तो 10% लोग ही हैं जो फोकस हैं। सारा दिन बस फोन चलवा लो, हाथ से छूटता ही नहीं फोन। बच्चों को असाइनमेंट मिल रहा है स्कूलों में और बच्चा उसे अगर चैट जीपीटी से करके लेके जा रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, टीचर्स डांट लगा रहे हैं कि अरे तुमने क्या किया इसमें। अल्फा जनरेशन और जी जनरेशन का बच्चा टेक्नोलॉजी में बहुत स्मार्ट है। तो वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी इतना अच्छे से समझता है और एक तरफ हमारी जो एजुकेशन फील्ड है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी को मना कर रहे हैं। ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, स्काइपी, व्हाट्सएप ये सब अपलोड कर दे, मुझे सिखा देना। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, ट्रिपल आईटी दिल्ली ने एक नए प्रकार के एग्जाम का फॉर्मेट निकाला। दे आर गिविंग चैट जीपीटी ओपन फॉर ऑल और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसके आंसर नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रॉम्प्ट। इस क्वेश्चन के लिए आप प्रॉम्प्ट क्या यूज करोगे। एक पेरेंट आता है और बहुत सारी बातें होती हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, एआई के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर धीरे से क्वेश्चन पूछता है कि प्लेसमेंट कितना है सर आपका। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बड़े इंस्पायरिंग पर्सन जिनकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, मेरे पर्सनल बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छा कह सकते हो कि जिनका जर्नी बहुत लंबी भी है और बहुत सुंदर भी है। फ्यूचर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा जी, उनसे डिस्कस करेंगे उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ और स्टूडेंट्स के लिए जो है इनसाइट्स, करियर ग्रोथ को लेके, उनके कोर्स सिलेक्शन को लेके। आइए उनका स्वागत करते हैं। एंजॉय द शो। कैसे हो सर आप? बढ़िया है जी, आप बताएं। बहुत अच्छा हूँ। राइट। अच्छा, पहले सर शुरुआत करते हैं सिर्फ कि आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ से आप आते हो, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और क्या क्या अभी तक आपके जर्नी रही है। कुछ भी कहने से पहले मुझे याद आ रहा था कि आपके लिए कुछ कहें। अरे कि हैप्पी रंधावा आज 13 ड्रीम कंसल्टेंट के रूप में लोगों के सपने को सच करने का काम कर रहे हैं आप। और आपके साथ पॉडकास्ट करना वाकई में एक सौभाग्य की बात है। सेम है सर। किसी ने कहा कि इतने धुंधलके में हम कैसे सुनाई देते। अच्छा, इतने धुंधलके में हम कैसे सुनाई देते, अगर तेरे साथ नहीं होते तो हम भी दिखाई देते। अरे थैंक यू सो मच। हैप्पी जी, जर्नी पुरानी है, लंबी है। पिछले 25 वर्षों से हायर एजुकेशन में काम किया और हायर एजुकेशन में काम करते करते जैसे कहते हैं ना, हर वो काम जो शिक्षक करता है, एक वर्ड है एम्पैथी। तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ एम्पैथी है। आपका भाई जो अभी यहाँ वीडियोग्राफी कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, मैं इससे भी इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा, मैंने लाइफ में ये भी किया। बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारा काम किया, लेकिन एक थीम थी कि हायर एजुकेशन में काम करना है। तो घरों में जो स्कूल के टीचर की तरह या घरों में जो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर होता है, वहां से भी वो भी काम किया, फोटोग्राफी भी करी, कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोला, कोरियर सर्विस की भी फ्रेंचाइजी थी। एक शहर था, उस शहर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की 3 ब्रांचेस थी, तीनों ब्रांचेस के ओनर थे। ऐसे करते करते बट फोकस था मेन कि हम हायर एजुकेशन में जाएंगे। पिछले 25 वर्षों से हायर एजुकेशन में सेवा करी और करते करते एक काम एक्स्ट्रा, एक ताली एक और एक एक्स्ट्रा करते करते काम ढूंढ के काम किया। और शायद यही कारण था कि ईश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया कि एक नया विश्वविद्यालय जो बिल्कुल जुलाई 2024 में बन के ताजा गर्म धुआं निकल रहा था, बिल्कुल नया विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय को लीड करने का अवसर मिला। फ्यूचर यूनिवर्सिटी को अभी वर्तमान में कुलपति के रूप में लीड कर रहे हैं, ऑल्दो डेजिग्नेटेड एज अ प्रो वाइस चांसलर बट लीडिंग एज अ वाइस चांसलर ऑफ द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा। और 1540 विश्वविद्यालय देश में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम भी गुमनामी में खो जाते, लेकिन कुछ अलग करने की भी जील थी। तो वहां से शुरू किया और इंडिया की पहली एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी का एक टर्म क्वाइन किया, जिससे न केवल ब्रांडिंग में हमें सपोर्ट मिली बल्कि हम एक बहुत शानदार विजिबिलिटी लेकर के आए। बहुत अच्छा। 1 वर्ष के अंदर हम पूरे देश में जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय के लोगों ने रिजाइन करके अपनी सीवीज हमारे पास भिजवाई कि हमें अपने यहाँ जॉब करने का मौका दीजिए। बहुत अच्छा। तो वी बिल्ड इट, मार्केट से हट के आपने कुछ अलग करने का प्रयास किया। एक किसी से जुड़ा हुआ सवाल जी, आप अभी फ्यूचर यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हैं। बिल्कुल। क्या टफ है, बजट को मैनेज करना या बच्चों को मोटिवेट करना? बच्चों को मोटिवेट करना तो बहुत आसान है। क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, उसे एक दिशा नहीं है। उसे दिशा दिखाना बहुत आसान होता है।
बजट को मैनेज करना थोड़ा कई बार डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम एक प्राइवेट संस्था हैं और प्राइवेट संस्था होने के नाते कई बार हमारी लिमिटेशंस होती हैं बजट की, तो वहाँ पर कई बार दिक्कत आती है। जो जिम्मेदारियां हैं, अगर अच्छा विश्वविद्यालय कोई एक समाज का व्यक्ति बना रहा है, एक अच्छा स्कूल कोई समाज का व्यक्ति बना रहा है, एक अच्छा हॉस्पिटल कोई बना रहा है, तो कहते हैं ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारियां। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक फ्यूचर विश्वविद्यालय या कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं विफलताएं हैं, समाज की विफलताएं हैं, सरकार की विफलताएं हैं। उन विफलताओं के कारण कई बार वो नहीं कर पाए, तो समाज का एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि हाँ जी चलो हम एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाते हैं, एक अच्छे कॉलेज बनाते हैं, एक अच्छा स्कूल बनाते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है आपका। अच्छा इनिशिएटिव लेकर के उन्होंने काम किया। वो कोई और काम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा को चुना और आज शिक्षा को इम्पोर्ट कर रहे हैं। और भारत अभी एक अलग प्रकार की चुनौती से गुजर रहा है, आपको पता है। बिल्कुल। एक तरफ तो 13 ड्रीम कंसल्टेंट है जो यहाँ के बच्चों को बाहर भेजने का प्रयास कर रहा है और आपकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स इतनी है कि अब बाहर के विश्वविद्यालय इंडिया में कैंपसेस खोलने की तैयारी कर रहे हैं। आई हर्ड फ्रॉम सम सोर्सेज कि मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज गॉट द अप्रूवल फ्रॉम यूजीसी और वो इंडिया में कैंपसेस लेकर के आ रहे हैं। तो बड़ा काम करना है और मुझे लगता है कि जो विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनसे भी आपको आगे बढ़ना है, तो कुछ अलग क्वालिटी पे काम करने की आवश्यकता है। इसी को लेके मुझे आप बताइए, आपको एक सुपर पावर मिल जाती है एक दिन के लिए कि आप अपने कैंपस में कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो वो एक क्या चीज होगी जिसे आप चेंज करना चाहोगे? क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं उस सुपर पावर का जरूर उपयोग करना चाहूँगा और उससे मैं अपनी बच्चों की मानसिकता को बदलने का प्रयास करूँगा और उस मानसिकता के माध्यम से वो थोड़े से फोकस हो जाएं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। ये मैं जरूर चाहूँगा कि वो जादू की छड़ी, वो सुपर पावर जरूर मेरे हाथ में आए, क्योंकि आज की स्थिति में, अभी हमारी बात हो रही थी भाई साहब से, तो 70% जो युवा है, भारतीय है कह लीजिए, वो रील देखने में व्यस्त है। सुबह शाम 3 घंटे जब तक वो रील नहीं चला लेता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। सबसे बड़ा फ्रेंड उसे सबसे बड़ा फ्रेंड कह लीजिए, सबसे बड़ा एनिमी कह लीजिए, है ना। तो 70% युवा जो है रील देखने में व्यस्त लगे हुए हैं और बाकी 20% बच्चा रील बनाने में व्यस्त है। तो 10% लोग ही हैं जो फोकस हैं अपने आप के लिए, अपने कामों के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। वो जादू की छड़ी जरूर चाहिए, वो सुपर पावर जरूर चाहिए। चलिए, ये तो सर एक मजाक का पार्ट था जी। आपकी यूनिवर्सिटी एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में सर मेरे को बताइए, क्या होता है एआई एनेबल्ड का मतलब? एक नॉर्मल स्टूडेंट आपको सुन रहा है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको एनेबल्ड करना, उससे रेडी करना एक बहुत ही आवश्यक तथ्य था। क्योंकि आप कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को आप कितना भी आंख बंद कर लीजिए, कितना भी आपने अपने आंखों में पट्टी लगा ली, आप जो भी कर लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं यूज करूंगा, टेक्नोलॉजी विल कम। और वो धीरे धीरे समाज के जीवन के हर पहलुओं को टच कर रही थी। हमने देखा धीरे से वो व्हाट्सएप के अंदर भी घुस गई, मेटा के फॉर्मेट में। बिल्कुल। आपकी जो गूगल, हेलो गूगल हुआ करता था, नाउ इट बिकम्स द गूगल जेमिनी। बिल्कुल। परप्लेक्सिटी आ गई, चैट जीपीटी आ गई। हर फील्ड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत स्पीड से रिवोल्यूशनलाइज हो रहा था, एक एजुकेशन को छोड़ के। एजुकेशन कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी एक बच्चा स्कूल जाता है तो जितनी उसकी वजन है उससे करीबन 1.5 गुना वजन का वो बैग लेके जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी आ गई है। एक छोटे से टैब के माध्यम से, छोटे से किंडल के माध्यम से सारी बुक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, आपको पता है। क्या लगता है आपको? राइट, बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे सिंडिकेट्स हैं, बुक्स वाले हैं, उनकी स्कूल वाले हैं, सबकी सेटिंग्स हैं, बहुत सारे कनेक्शन हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी सिस्टम चल रहा है। जी जी, एक सिस्टम चल रहा है, उसको आप नहीं ब्रेक कर, टाइम लगेगा। तो टेक्नोलॉजी को लेवरेज नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो बच्चा है अल्फा जनरेशन का, ये जो बच्चा है जी जनरेशन का, जो कॉलेजेस में पढ़ रहा है वो जी जनरेशन का जो आने वाला है वो, और अल्फा जनरेशन जो अभी स्कूलों में पढ़ रहा है। ऐसा समझ लीजिए आसान शब्दों में, अल्फा जनरेशन और जी जनरेशन का बच्चा टेक्नोलॉजी में बहुत स्मार्ट है, बहुत आगे है, बहुत आगे है। आप नया फोन खरीदिए और 10 मिनट के अंदर बच्चा वो एक मम्मी पापा को सिखा रहा होता है, सिखा रहा क्या है। तो वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी इतना अच्छे से समझता है, और एक तरफ हमारी जो एजुकेशन फील्ड है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी को मना कर रहे हैं। आज बच्चों को असाइनमेंट मिल रहा है स्कूलों में,
और बच्चा उसे अगर चैट जीपीटी से करके लेके जा रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, टीचर्स डांट लगा रहे हैं कि अरे तुमने क्या किया इसमें, चैट जीपीटी से प्लेजरिज्म है भाई इसमें तो, कॉपीराइट। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, IIIT दिल्ली ने एक नए प्रकार के एग्जाम का फॉर्मेट निकाला। दे आर गिविंग चैट जीपीटी ओपन फॉर ऑल, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसके आंसर नहीं लिखने हैं, आपको लिखना है प्रॉम्प्ट, कि इस क्वेश्चन के लिए आप प्रॉम्प्ट क्या यूज करोगे, सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो ये जो समय था, जो जिसको बोलते हैं ना ट्रांजिशन टाइम, और इस ट्रांजिशन टाइम में क्या लगता है आपको जो जरूरत थी इंडिया में इस चीज की? बहुत 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से हमारी लाइफ में एंटर कर रहा था, एजुकेशन कहीं ना कहीं अछूता था। हमें अच्छा लगता है बताते हुए कि देश के हम पहले विश्वविद्यालय थे जो इस दिशा में हमने सोचा। अच्छा, इंडिया के फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यस, वी आर क्लेमिंग आवरसेल्व्स द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ढंग से सिलेबस का एक पार्ट बनाया, प्रैक्टिकल्स कराए, और उसके बाद इतना ही करके हम रुके नहीं, डोमेन्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे यहाँ से LLB कर रहे हो तो AI फॉर जुडिशरी, अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, यू विल लर्न AI फॉर मैनेजर्स। इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए AI फॉर इंजीनियर्स, ऐसे कोर्सेज भी लेकर के आए। ऐसा करने वाले हम पहले प्रयोग कर रहे हैं। ये आपके कोर्सेज हैं जो आपने मुझे? यस यस, दीज आर द कोर्सेज। थर्ड सेमेस्टर में हम बात करेंगे AI फॉर मैनेजर की, AI फॉर जुडिशरी की, AI फॉर मीडिया की, ऐसे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए हमने अलग से एक बनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने बहुत जरूर, वट एवर द प्रोग्राम यू आर डूइंग परसुइंग, यू हैव टू गो थ्रू। फर्स्ट सेमेस्टर में हम AI फॉर एवरीवन का कोर्स भी लेकर के आए, और जान के आपको अच्छा लगेगा, AI फॉर एवरीवन का सगुफा जो हमने छोड़ा, पूरा समाज कॉपी किया इसको। आज उत्तर प्रदेश सरकार और बहुत सारी सरकारें जो हैं लेकर के आ रही हैं। आज तेलंगाना में मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि AI यूनिवर्सिटी बन रही है प्रॉपर। तो अब धीरे धीरे वो एक थोड़ा सा इसमें एक मेरे को जैसे एक डाउट है, जैसे आपने मुझे बोला, ऑब्वियसली बच्चे ऐसे आपसे पूछते जरूर होंगे, बिल्कुल, कि ये तो आपने बताया जो टेक से रिलेटेड बच्चे हैं, अब जो नॉन टेक के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉमर्स से आया है, कोई आर्ट से आया है, क्या उसको भी AI मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है? आप मुझे एक कॉर्पोरेट बताइए जहां पर टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही। सभी में होती है। एक जगह बता दीजिए जहां टेक्नोलॉजी यूज नहीं, हर जगह हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी को आप कॉमर्स के साथ साथ और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ सबको 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 आयुर्वेदा के बच्चे उनको टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही क्या? आयुष हम वी हैव BFS प्रोग्राम, वी हैव नर्सिंग प्रोग्राम, उनको क्या जरूरत है टेक्नोलॉजी की? लोग ये पूछ सकते हैं, लेकिन उसका भी आंसर है कि टेक्नोलॉजी तो एवरीबॉडी वांट्स, राइट? एक टाइम था कि कंप्यूटर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, इंटरनेट चलाना चाहिए, यू आर टेक सेवी हैं। अब टाइम बदल गया, अब आप प्रॉम्प्ट सेवी होना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए आपको। तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही तो सिखाना आवश्यक है, क्योंकि बाकी काम तो AI अपने आप कर ही रहा है। अच्छा, मैंने आपके कैंपस में विजिट भी किया है, बाकी सुना भी है कि आप लोगों का जो लैब है वो बहुत स्मार्ट लैब्स हैं, ठीक है, AI रोबोट्स भी हैं आपके कैंपस में, और भी कुछ है ना चीजें मैंने देखी हैं जो बड़ी एडवांस्ड है। तो क्या लगता है कि वो क्लासरूम्स को कैसे बेटर बनाती हैं? मुझे क्या लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी तक जो बात हो रही है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, दिस आर द सॉफ्टवेयर्स, वो किसी ना किसी डिवाइस पर चल रहे हैं। इसके साथ में कई बार जब AI को एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं रोबोट्स की आवश्यकता होती है, आपको ह्यूमनाइड चाहिए होते हैं, कई बारी आपको ड्रोन चाहिए होते हैं, कई बार टेक्नोलॉजी को समझने के लिए फिजिकल अपीयरेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कई लैब्स डेवलप करने की कोशिश की गई है। अगेन, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, 1 साल पुरानी विश्वविद्यालय है, बहुत सारा प्रयास किया, समाज की बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो हम आने वाले समय में बहुत सारा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपग्रेडेशंस का काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज सर बड़ा कॉमन सुना जाता है, जैसे अक्सर लोग इस चीज का उदाहरण भी देते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो था वो 10th पास था। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल मुझे ऐसे याद नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कुछ लोग बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है, ठीक बात है ना। लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को कॉपी भी करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्टडी छोड़ चुके हैं, क्यों? कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए डिग्री की जरूरत नहीं। सुना होगा आपने भी, बड़ा कॉमन ये वो है। बिल्कुल ठीक बात। तो ग्लोबली ये देखा गया है, आज की मतलब अगर मैं रिसर्च की बात करूं, ग्लोबली एजुकेशन जो एक लेवल है वो डाउन गया है, नीचे गया है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज आप सजेस्ट करते हो, या फिर आप इसको किस नजर से देखते हो कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? देखिए, एजुकेशन को पहले ढंग से समझते हैं कि एजुकेशन क्यों हम कर रहे हैं। एजुकेटेड होना
लिटरेट होना, है ना, तो जरूरी है। अलग अलग चीजें हो जाती हैं, जरूरी भी हो जाती हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार में आपकी परवरिश हुई, मेरी परवरिश हुई, तो हमें ये सिखाया गया कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और खूब सारा स्किल सीखिए, अपना पैशन को फॉलो करिए, जैसा सचिन ने किया कि 10वीं क्लास में वो जब फेल हो गए या 8वीं क्लास में जब वो फेल हो गए और उनके पिताजी ने जब डांट लगाई तो उन्होंने कहा भाई मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो उनके पिताजी ने उनको किसी एकेडमी में एडमिशन कराया, ना केवल स्कूलों में जाके डंडे लगाए या कोचिंग करवाया होता तो आज शायद हमारे कोई इतना शानदार खिलाड़ी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो कई बार पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। बट जो एजुकेशन का मतलब, कई बार हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पेरेंट आता है और बहुत सारी बातें होती हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, एआई के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर धीरे से क्वेश्चन पूछता है कि प्लेसमेंट कितना है सर आपका। तो वहां पे बड़ा आश्चर्य होता है कि वेदर वी आर एन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, कि हम आपको प्लेसमेंट का रेशियो बताएं, कितने लाख का प्लेसमेंट लगता है ये बताएं। डू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई लिखाई का एक आउटकम कहीं ना कहीं जॉब के रूप में हो सकता है, पैरामीटर नहीं है, लेकिन वो आउटकम नहीं है। बिल्कुल। देखिए अगर ग्रेजुएट आउटकम्स की बात करें, वी आर द अगेन फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन बरेली रीजन, एटलीस्ट हम कह सकते हैं, जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इसमें हर प्रोग्राम के, फॉर एग्जांपल आपका बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, बीसीए है, हर प्रोग्राम के 8 से लेकर के 12 हमने ग्रेजुएट आउटकम बनाए हैं, जिसे हम प्रोग्राम आउटकम कहते हैं, पीओ कहते हैं। कोर्स, हर कोर्स के आउटकम है, सीओ कहते हैं, कोर्स आउटकम कहते हैं, आपके लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो क्या है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे ग्रेजुएट है तो उसको सेंसिटिव होना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति भी, उसको सेंसिटिव होना चाहिए समाज के प्रति भी, उसको टेक्नोलॉजी का भी आइडिया होना चाहिए, उसे पर्टिकुलर डोमेन का भी आइडिया होना चाहिए। ऐसे 1 2 3 4 करके टोटल 12 पीओ और किसी किसी कोर्स में 8 पीओ हमने बनाए। और ये कई बारी कुछ संस्थाएं हैं जो एक्रेडिटेशन देती हैं, उनके मानकों पर भी आधारित हैं। नैक, एनबीए, ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो आपके कोर्सेस को, आपके इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करती है। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये नहीं है कि सिर्फ जॉब रेडी बने, जॉब तो एक इम्पोर्टेंट है, चलिए ठीक है, करना है नहीं करना है। अगर हैप्पी रंधावा सिर्फ नौकरी करने की सोचते तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे बरेली के और भारत के हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं बरेली के से लगे हुए, वो आज विदेशों में नहीं पढ़ रहे होते। आपने एक अलग जो है मुहिम छड़ी, आपने अलग से अपना पैशन को फॉलो किया, आपको जो अच्छा लगता है वो किया। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैं खुद भी जॉब में हूँ, तो जॉब करना भी बुरी बात नहीं है, अपना पैशन भी फॉलो करना बुरी बात नहीं है। बट एजुकेशन, जैसा आपने कहा, ग्लोबली डाउन गया। क्यों डाउन गया? उसका कारण था कि एजुकेशन को कहीं ना कहीं ये पर्याय बना लिया गया कि पढ़ो लिखो एंड नौकरी करो, और फिर नौकरी नहीं मिली तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं करना है हमें जॉब, पढ़ाई भी नहीं करनी, छोड़ दो यार। 12वीं के बाद कैन यू इमेजिन द ड्रॉप आउट रेट्स? अभी आप गूगल में कर सकते हैं इस चीज को, गूगल जेमिनाई से पूछें कि भारत की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है। 28.4 is the GER of India. 28.4 is the GER of India in higher education. क्या बात, मतलब 12th पास आउट 100 बच्चा 12वीं पास हो रहा है, में एडमिशन ले रहा है, वो सिर्फ 28% है। 100 बच्चा 12वीं पास हो रहा है तो 28 बच्चा ही हायर एजुकेशन तक आ पा रहा है। दिस इज एन एवरेज। उत्तर प्रदेश का बड़ी सोचने वाली बात है। यूपी का जो GER है वो लगभग 35 के आसपास है। सबसे अच्छा एवरेज उत्तराखंड का है, केरल का है ना। कुछ अच्छे राज्य भी हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ 10% भी है, 8% भी है। अब आप सोचिए 12वीं के बाद बच्चा हायर एजुकेशन पे नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके भाई को, उसके दोस्त को जॉब नहीं मिली। उसने कहा यार मैं भी क्यों करूं। इंजीनियरिंग करने के बाद, इसका एक बड़ा रीजन, अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग करने के बाद 15,000 की नौकरी के लिए, इसका बड़ा रीजन ये भी है, बच्चे देखा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ भी चले जाते हैं। कुछ ये भी ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट ना हो आप, बिल्कुल सही बात है ना। ग्रेजुएट होने के बाद बैठ के कोचिंग करना तो थोड़ा सा सही बात। आई हर्ड मेट many people those who have completed BTech, बी करने के बाद, बीटेक करने के बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोजीशन में है। यही बरेली की बात कर ले। आई मेट IPS अंशिका वर्मा जी। अंशिका वर्मा ने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड नाउ शी इज वर्किंग एज SP साउथ इन बरेली। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैडम आपने क्यों करा, IPS ही क्यों चुना, पहली बात तो ये, और दूसरा फिर आप बीटेक करने की जरूरत क्या थी? आप नॉर्मल भी कर सकते थे। तो ग्रेजुएशन इज समथिंग व्हिच इज यहाँ पे जो मुझे समझ में आता है ना सर, ये क्योंकि मेरी आदत है, मैं कम से कम महीने के 2-3 सेमिनार जरूर करता हूँ। बहुत बढ़िया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और ये मेरा एक बड़ा बच्चों को सीधा मैसेज होता है, स्टडी अब्रॉड को साइड रख देते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी हम लोग करियर काउंसलिंग से बात करते हैं बच्चों से कि बेटा हमारे पापा ने भी BCom BBA करा था, उनके पापा ने भी शायद BCom BBA ही करा था, और हम भी BCom BBA ही कर रहे हैं। बिल्कुल।
तब से अभी तक इतने सारे चेंजेस आ गए हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में, गवर्नमेंट में अनलिमिटेड चेंजेस हैं। बट अब हम अगर बुक्स उठा के देखेंगे तो पापा के टाइम की भी सेम होगी और हमारे टाइम की भी सेम होगी, सिलेबस कुछ नहीं बदला। और कल को हम ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को, कल को हम ब्लेम करेंगे अपनी किस्मत को या अपने कॉलेज को कि मुझे जॉब्स नहीं मिली। तो भाई आपने स्किल्स पे काम कहाँ करा? आप वो 10 साल 20 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हो जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा कदम है कि आप एक नए तरीके के प्रोग्राम्स को, स्किल्स को लेके आ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं सर इसको लेके। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास आपके कैंपस में कोई एक ऐसा कोर्स ऐड करने का ऑप्शन है कि जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्या सब्जेक्ट्स ऐड करना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पूरे विश्व की चिंता एआई के आने के बाद और बढ़ जानी चाहिए साइबर क्राइम के प्रति। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से निपटने के भी कुछ ना कुछ उपायों के बारे में। ड्रॉबैक हैं यही के? हाँ, वो नहीं, ड्रॉबैक तो हो ही सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बस अड्डे पे पहले देखते थे जेब कतरों से सावधान लिखा होता था, अब ना वो जेब कतरा रह गया, फोन में मैसेज आएंगे, और न ही वो पोस्टर रहेगी बस अड्डे से हटा दी गई फोटोग्राफ। अब वो जेब कतरा क्या कर रहा है? वो एयर कंडीशन रूम में शानदार हाई एंड का लैपटॉप लेकर के आपके मोबाइल में एक मैसेज डालता है और लिंक भेजता है। ये बात पुरानी थी। अब वो केवल एक इमेज डालता है। अच्छा, उसमें आपकी हमारी फोटो होगी और लिखा होगा कि हैप्पी रंधावा हैज अ पॉडकास्ट विद डॉक्टर मिश्रा, और आप उसको क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट के पैसे खाली हो जाएंगे। एक बंदा रोने लगा कि नहीं 40,000 रुपए मेरे अकाउंट से उड़ गए। 3 बार बताया उसने। जब तीसरी बार बताया कि 40,000 अकाउंट से उड़ गए, तो मैंने कहा भाई 40,000 इसलिए उड़े क्योंकि 40,000 तुम्हारे अकाउंट में थे, और उड़ते ज्यादा होते तो ज्यादा भी उड़ जाते भाई। तो मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी पे एक जो ऐसा विषय है। अच्छा, आपको पता है कि हु इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ा क्रेज लिया कि वी बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत चलता है, राइट? आपको पता है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा देश है या कौन है? मुझे कोई आइडिया नहीं। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इज साइबर क्राइम। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। इतना पैसा उनके पास, इतना पैसा है, और मतलब लाख 2 लाख 1000 की तो बात ही नहीं, सब करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पूरी व्यवस्था, अगर कोई छोटा आदमी सिक्योरिटी हो रहा है तो बड़ा, चाहे इंडिया की चाहे बाहर की, सब ठप बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें कोई ऐसा पाठ्यक्रम लेकर के आना चाहिए और इसके प्रति अवेयरनेस भी शुरू से लेके आनी चाहिए। स्कूलों से ही मुझे लगता है कि बच्चे सीखें साइबर क्राइम क्या है और समझें, पढ़ें, और साइबर क्राइम पे कोर्सेज होना चाहिए। बीबीए इन साइबर सिक्योरिटी, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। आप भी ये मानते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अभी बहुत चेंज होने की जरूरत है? अभी तो मुझे लगता है शुरुआत है, और कई बार होता है ना कि जब आप अपनी ताकत भूल जाते हैं तो कोई दूसरा आता है याद दिलाने के लिए। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो इतना समृद्ध था कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आया करते थे। तक्षशिला और नालंदा की लाइब्रेरी में कुछ जलने में पता है आपको 6 महीने लगे थे। इतना समृद्ध लाइब्रेरी था हमारा। बिल्कुल सही। जलाया किसने था ये भी सबको पता है, सबको पता है, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। तो 6 महीने तक केवल लाइब्रेरियां जलती रही, मतलब इतने मतलब शानदार ग्रंथ थे, हमने इतना कुछ मतलब उस कैपिटल पे, हाँ, इतना कुछ अर्जित और बहुत सारे ग्रंथ वो चोरी करके लेके लूट के लेके गए आसपास के देश, दूसरे देश। और दुर्भाग्य क्या था पता है? दुर्भाग्य ये नहीं था कि वो चोरी करके ले गए, दुर्भाग्य ये था कि उन पुस्तकों को, उनके अंदर जो ज्ञान था उसको डिकोड करने के लिए, उसको समझने के लिए उनके पास लोग नहीं थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। कई बार वो आप अगर और थोड़ा इतिहास पढ़ें विदेशों का, तो उसमें ये था कि भारत से कोई एक शिक्षक ले आना जो इस पुस्तकों में जो लिखा है उसको हमको डिकोड करते, मतलब उन्हें ये तक समझ संस्कृत में हुआ करता था तमाम। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली, हमने भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत शानदार चीज थी, बिल्कुल, और हम धीरे धीरे भूल गए। अब आप देखिए ना व्हाट वी वर डूइंग एट दोस टाइम, कि एक अर्जुन हुआ करता था, सिर्फ उसको ही धनुर्धर बनाया गया, भीम को ही गदा का अभ्यास कराया गया। आई मीन विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता से पहले कहीं था कि जो सुपात्र है उसको विद्या दी जाए। सबको विद्या नहीं दी जाती थी, सबको ये नहीं कि एडमिशन करा दो भाई KG1 KG2 KG सब वही पढ़ेगा। इट वाज ऑल मैकाले शिक्षा पद्धति। मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम थी, जो आपको पता है कहानी, कि मैकाले आए इंडिया में और उन्होंने कहा यार कोई गरीब नहीं है, तो बड़े समृद्ध लोग हैं, क्या करें? बोले एजुकेशन सिस्टम, जिसको कहते हैं ना, इसको घरों में हरा दो, कमरे के अंदर हरा दो, युद्ध में क्या लड़ेगा वो शायद हमारी संस्कृति का, जो हमारे उसका पतन वहीं से शुरू था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लिया अभी कुछ दिनों पहले, अभी जो लास्ट उनकी टॉक हुई थी, जब एक धर्म पताका
श्री राम मंदिर पर उन्होंने अयोध्या में जब फहराई तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहते कहते ये लाइन जरूर कही, मतलब बहुत मैं कहा कि emotional थे शिक्षा वो। पद्धति से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ और अच्छी चीजें हैं उसमें और इंट्रोड्यूस हो रही हैं और अपग्रेड हो रहा है वो, और बहुत अच्छा एक शिक्षा नीति बनाया गया जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी। और आपको जान के अच्छा लगेगा, आई वुड लाइक टू एंडोर्स दैट कि फ्यूचर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय बना जो आप हमारे यहाँ कोई भी पाठ्यक्रम करेंगे आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरफ हम जड़ों से जुड़े हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा रूट्स है, के साथ जुड़े। दूसरे तरफ हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा रहे हैं। तो जड़ों से जुड़े रहिए और तकनीकी के साथ सर्वश्रेष्ठ आगे बढ़ते रहिए। राइट। तो आपको एआई भी आना चाहिए और आपको अपने ग्रंथों के बारे में भी पता होना चाहिए, दैट वी हैव इनिशिएटेड समवेयर। बहुत अच्छा। अच्छा सर, एआई का जिस तरीके से अभी जो बढ़ रहा है मार्केट है ना, जिस तरीके से आगे देख रहे हैं जी। तो क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है ये एग्जाम्स भी देंगे? एग्जाम्स में देंगे। देखिए पहले आपने एक रामायण में कहीं सुना पढ़ा होगा देखा होगा, रामानंद सागर ने की जो कृत रामायण थी उसे दोबारा टेलीकास्ट किया गया था कोविड के दौरान। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें एक सोने का हिरण बन के आ जाता है वो, राइट, और सोने का हिरण बन करके वो अपनी माया से सोने का हिरण बन जाता है। और उसके बाद में सीता जी को वो कहानी एवरीबॉडी नोस। सोने का हिरण बन जाना, रूप बदल लेना, दैट इज ऑल एआई। उस जमाने में भी थी, अच्छा आज हल्ला हो रहा है अलग बात है, उस जमाने में भी थी। तो एआई का मतलब क्या है? माया। माया जो उपयोग कर रहा है वो कहीं ना कहीं मायावी बन रहा है, ठीक है। और आपको क्या आवश्यकता है? आपको मायावी बनने की आवश्यकता नहीं, आपको मायापति बनने की आवश्यकता है। मायापति मैंने कंट्रोल दैट थिंग्स, राइट, कि देयर शुड बी एन एथिकल यूज ऑफ एआई आल्सो। तो मायापति श्री राम जी को कहा जाता था, मायावी उन राक्षसों को कहा जाता था। तो क्वेश्चन इज दैट कि एआई हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, हम उसके ऊपर में हमारे ऊपर राज करने लग जाएगा, एआई एग्जामिनेशन देगा। तो दैट इज व्हाट अ केस रिलेटेड टू द मायावी, राइट। व्हाट आई वांट कि मेरा बच्चा मायापति बने, मायावी नहीं बने। हाँ, मायावी ना बने कम से कम। तो मायापति बन करके उसको कंट्रोल करना, उसको लेवरेज करने की ताकत जरूर हो इसके अंदर, लेकिन उसको दुरुपयोग करने की इच्छा ना हो। दैट इज व्हाट द एथिकल यूज ऑफ एआई व्हिच आई ऑलवेज रिकमेंड। बहुत अच्छा। अच्छा सर, कभी आपके पास कोई स्टूडेंट ऐसा आया जिसने कोई ऐसा एक्सक्यूज दिया हो आपको, जिसको सुन के आप बहुत शॉक्ड हुए हो या आपको बड़ा अजीब लगा हो? कोई ऐसी कोई वाकया है आपके साथ, कोई आपको याद आता हो आपके जहन में? किसी भी एक्सक्यूजेस तो रोज ही आते रहते हैं बच्चों के। वियर्ड हो थोड़ा, या कुछ आपको ऐसा एकदम शॉक्ड हो गए हो आपकी ये क्या बोल दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बट बच्चे कई बार बच्चे ही होते हैं, उनके अपने कभी वो फाइनेंशियल एक्सक्यूजेस बना देते हैं, कभी कोई एक्सक्यूज बना देते हैं। तो एक बार एक बच्चा मिला, मैंने कहा तुम क्लास में क्यों नहीं आए इतने दिन तक? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे। अच्छा। तो मैं समझा नहीं कि ऑफ हो गए का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने और डिटेल से पूछा, बोले नहीं मेरे पिताजी ऑफ हो गए। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि किसी ने मुझे प्रीडिकोट किया कि ऑफ होने का मतलब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो नहीं आए। ओके। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। युवा के अंदर संस्कार इतना कम हो रहा है कि कुछ छुट्टियों के लिए वो पिताजी को भी और दादाजी को भी कई बार ऑफ कर दे रहे, कुछ नहीं करते हैं। तो वो एक बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है, बट अगेन इट्स ऑल एथिक्स। तो एजुकेशन में एथिक्स की भी आवश्यकता है। ठीक है सर, आप स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे 2025 में ऐसे कौन से टॉप 5 स्किल्स रिकमेंड करते हो दे मस्ट हैव कि उनको इस पे काम करना चाहिए? ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मैं आपके फोटोग्राफर साहब जो बैठे हैं उनको मैंने कहूँ कि तुम ये वाली स्किल कर लो, तो वो ठीक नहीं है। आई मीन आपका जो पैशन है, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है। देखिए, आपने जो रंग के कपड़े पहने मुझे खराब लग रहे, या मेरे लाल रंग की शर्ट आपको खराब लग सकती है। ना कोई रंग खराब है, ना कोई पेशा खराब है, ना कोई प्रोफेशन खराब है। जिसमें भी आपको जाना है, जो भी करना है, जैसे 10वीं के बाद आपने एक लड़के का नाम लिया जिसने क्रिकेट सीखने का अभ्यास किया और एक महान बैट्समैन के रूप में सामने आया। तो आपका जो पैशन है, अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, अगर आपको FM में जाकर के RJ बनना है, जो भी आपको डायमेंशन है, जो भी आपकी डायरेक्शन है, उससे संबंधित कोई ना कोई स्किल बहुत शानदार तरीके से उसमें जी जान लगा के सीखने की आवश्यकता है। और साथ में एआई तो देखिए हर फील्ड पे घुस गया है, तो वो करने की आवश्यकता ही है। ठीक है, ये तो आपने मेरे को बताया जी। अगर आगे आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो बूम करेगी? मैंने बताया साइबर क्राइम शानदार तरीके से बूम करेगी,
और आज भी विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में वो है। भले वो कंट्रीज का नाम हम लेते हैं क्योंकि वो क्राइम है तो इसलिए नहीं लेते हैं उसका। ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट आई मीन इज द साइबर क्राइम, तो वो बहुत तरीके से बूम करेगी। दूसरा एनवीडिया है जो जीपीयूज बना रही है। फिर आपकी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे ओपन एआई है। फिर आपकी जो डीप सीक अभी आई थी कुछ दिन पहले, चाइना के एक बच्चे ने लॉन्च किया, राइट। तो मुझे लगता है कि एआई पर भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, तो वो भी एक फील्ड है जो बहुत जल्दी इमर्ज होगा। क्या लगता है आपको, एआई जो है जॉब्स खाएगा या जॉब क्रिएट करेगा? वही मैंने बताया, मायावी और मायापति। तो अगर आप मायावी रहेंगे तो जरूर जॉब चली जाएगी आपकी, है ना। मायापति बनिए, लेवरेज करिए टेक्नोलॉजी को। और एआई निश्चित तौर पे जॉब खाएगा उसकी जो एआई नहीं जानता। एआई जान रहे हो तो फिर हो सकता है कि आप अपने आप को सेव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, 2 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे, आपको पीपीटी बनाना नहीं आता था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करना नहीं आता था, इमेज डाउनलोड करना नहीं आता था। अब शानदार सॉफ्टवेयर्स हैं, शानदार एआई टूल्स हैं, आप खाली कंटेंट लिख दीजिए, एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, आपको सारा पीपीटी बना के देगा। तो उन सब चीज़ों को लेवरेज करने की आवश्यकता है। कोई जॉब नहीं खाएगा एआई, बस वो बंदा आपकी जॉब खा जाएगा जिसे एआई आता है आपसे बेहतर। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक टूल है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है वो, ना आपको ना हमें। अभी कुछ दिन पहले मैं उसमें आया तो 10 रिसोर्सेस हो सकते हैं। आपने जैसे फ्यूचर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ आपको ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आप क्वेश्चंस कहाँ से ला रहे हैं? फ्यूचर यूनिवर्सिटी के बारे में आपने थोड़ी स्टडी करी, आप स्वयं विजिट किए थे, या आपके पास कोई यूट्यूब का वीडियो था। ऐसे 10 सोर्सेस हैं, उस 10 सोर्सेस को आप एक जगह रख दीजिए। कोई यूट्यूब का लिंक भी हो सकता है, एक 2 घंटे की पॉडकास्ट जिसको सुनने का ना आपके पास टाइम ना मेरे पास टाइम। ऐसे 10, 12, 15, 20, 50 जितने सोर्सेस हैं वो रख दीजिए, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, क्या पूछना है ये भी नहीं मालूम आपको तो वो क्वेश्चन भी एआई से पूछ लीजिए, उन क्वेश्चन को पेस्ट कर दीजिए। कैन यू इमेजिन, वो पॉडकास्ट भी कर देता है। और इतना ही नहीं, पॉडकास्ट करने के बाद वहां पर एक लाइव बटन है जहां पर आप एंटर करते हैं और वहां पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा अभी हमारे पॉडकास्ट को तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद ये पता नहीं कब एडिट होकर के लाइव होगा, उसके बाद वो तो वन साइडेड हो गया ना, रिकॉर्डेड हो गया। लाइव पॉडकास्ट चल रही है, वहीं पे आप एक बटन दबाइए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। इतनी शानदार टूल, अभी मैं कुछ दिन पहले देखा, मेरे मुंह से चीख निकल गई, मैं यार क्या कर रहे हैं ये। सच बात है, बिल्कुल। क्लिक किया और उसी पॉडकास्ट में आ गया क्वेश्चन पूछने का, तो अचानक से वो 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो चूंकि अभी नया है तो अंग्रेजों की टोन्स में, तो यार देयर इज वन कॉलर, आई थिंक लेट अस टेक द कॉल। और वो सच में लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। मतलब वो 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपने जब बटन दबाया तभी वहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, हैप्पी आई थिंक देयर इज वन कॉलर, लेट अस टेक द कॉल। और फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा, सो उसने क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से सुना, तब तक वो शांत है। So I think the caller wants to ask the question related to AI and this ethical use. So what is your take on this, Happy? एकदम ऐसी एसेंट में मैं बिल्कुल mesmerized हो गया कि क्या कर रहे हैं यार ये, इस लेवल पे नॉलेज, और वो नहीं 10-20 रिसोर्सेस से। सच में वंडरफुल थिंग आर गोइंग ऑन। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि हम कितना लेवरेज कर पाते हैं। ठीक है सर, आपके अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो जब अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, कोर्स सिलेक्शन, क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ी जो है खासकर जो है वो 12th के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग एजुकेशन, कैरियर और ग्रोथ पे काम करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ा जो टास्क है वो है कोर्स सिलेक्शन, जिसपे हम लोग बहुत काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आपकी एक्सपर्टीज जाननी है हमें कि इंडियन स्टूडेंट्स जब अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी गलती है जो वो करते हैं, या फिर ऐसा कौन सा सजेशन है जो आप उन्हें देना चाहोगे जिसका वो ध्यान रखें? वर्मा जी के लड़के ने बीटेक किया था तो उनके लड़के को जॉब लग गई थी, इसलिए आप भी बीटेक करेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया था, इसलिए आप भी करेंगे। वर्मा जी के लड़का आज नौकरी में है, मतलब बीटेक कब किया था? आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, या मान लो अभी प्लेसमेंट में, तो भी 5 साल पहले बीटेक करने का डिसीजन लिया था। 5 साल और अब में डिफरेंस आ गया, दुनिया बदल गई। लेकिन आपका जो डिसीजन है वो ये है कि वर्मा जी का लड़का, शर्मा जी की बेटी, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ चाल को से बाहर निकल करके अगर आप अपना पैशन से संबंधित कोई काम कर लें, जो काम आपको अच्छा लगता है उससे संबंधित कोई कोर्स कर लें, मुझे लगता है सक्सेस ज्यादा मिलेगी आपको। बच्चों पे सर बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स का, ऐसा बच्चों को लगता है और कुछ हद तक होता भी है। बच्चे परेशान हैं, या पेरेंट्स परेशान होते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके। बिल्कुल ठीक। और कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सफल हो और वो अच्छा करे। वो कई बारी इस कोशिश में, इस प्रयास में वो थोड़ा बच्चों पे
ज़्यादा कुछ है ना प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को, तो उस सिचुएशन में जब बच्चे पे पेरेंट्स का भी प्रेशर है और उसे अपने करियर का डिसीजन भी लेना है, क्या आप सजेस्ट करते हो बच्चे को क्या ध्यान रखना है या फिर उसको कैसे बैलेंस करना है? जो मुझे समझ में आता है कि एनीबडी कुड बी अ पेरेंट, बट पेरेंटिंग इज डिफरेंट थिंग। पेरेंटिंग इज एन अगेन एन आर्ट, राइट? कि हर बंदा, हर माँ बाप एक अच्छा पेरेंट बन जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेरेंट के रूप में उनका नाम जरूर लिखा जा सकता है, एक कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन पेरेंटिंग भी सीखने की आवश्यकता है। कई बार हम प्रेशर किस बात का बना रहे हैं, 99% क्यों आ गए, 99.9% क्यों नहीं आया, और बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं इस बात को लेकर के कि बच्चा कहता है कि 98% आ गया तो आत्महत्या कर लिया, जबकि वो देखा जाए तो दूसरों से बहुत अच्छा था। ठीक है, तो प्रेशर किस बात पे बन रहा है कि परसेंटेज ले आओ, प्रेशर किस बात पे बन रहा है कि एक अच्छे कोर्स में एडमिशन आ जाए, एक किसी अच्छी संस्था में एडमिशन हो जाए, इस बात का प्रेशर बन रहा है आपके ऊपर में। अच्छा इंसान बन जाओ, सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, अपने पैशन को फॉलो कर लो, अपनी हॉबीज को परस्यू कर लो, उस बात का प्रेशर ही नहीं है। अब सोचिए कि उस पेरेंट के बारे में जिसके बारे में शुरू से आप कह रहे थे, उनको बैट की जगह, सचिन तेंदुलकर को अगर बैट की जगह माइक पकड़ा दिया जाता कि तुम गाना गाओ, तो पॉसिबल नहीं। या किसी अच्छे गायक का नाम ले लीजिए, जुबिन नौटियाल को क्रिकेट का बैट पकड़ा दिया गया होता तो ना हमें अच्छा गायक मिलता, ना हमें अच्छा बैट्समैन मिलता। तो उसकी जो हॉबी है, उसका जो एक उसके फॉलो करने दो, उसको हम फॉलो करने देते ही नहीं। हमने प्रेशर बनाया कि तुम्हें बीटेक करना है, और एक टाइम था जब वो 3 इडियट्स की मूवी का सीन आता है कि लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर। हालांकि वो धीरे धीरे हट रहा है, तो उन सब चीजों से भी बाहर आने की आवश्यकता है कि माँ बाप अपने बच्चों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। वो क्या करना चाहता है बच्चा, हालांकि वो कच्ची मिट्टी है, बट कहीं ना कहीं उसका एक इंटेलेक्ट तो है। एक बच्चा हो सकता है कि उसको वीडियो गेम खेलने में मजा आता है, एक बच्चा हो सकता है उसको क्राफ्ट करने में मजा आता है, वो कुछ चीजें बनाना पसंद करता है, एक बच्चा हो सकता है कि उसे गाना गाने में मजा आता है, एक बच्चा हो सकता है उसको डांस करने में मजा आता है। जिसे डांस करने में मजा आता है उसे डांस करने दो ना, छोड़ दो। जैसे गाना सीखने का मजा आता है उसे गाना सीखने दिया जाए। एक अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने कैंपस में भी हम ने भी पॉडकास्ट की एक श्रृंखला शुरू की है, सुनंदा शर्मा जी का मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने बताया, देखा मैंने। अरे वाह, थैंक यू। सुनंदा शर्मा जी के पॉडकास्ट में हमने देखा कि उन्होंने बचपन से उस चीज को परस्यू किया। पापा जी वायलिन बजाते थे और बिटिया जी जो हैं अपने पापा के साथ वायलिन के माध्यम से सारे गामा सीखते 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 आज पूरे देश की एक शानदार मिसाल के रूप में आज बनारस घराने से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और काफी अच्छा कर रही हैं। तो आई मीन माँ बाप के रूप में अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, तब तो दुर्भाग्य की बात है। सही बात है। कई स्कूलों में इंटरव्यू होता है कि पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या जानते हैं। इसका एक अलग से मैंने देखा कई स्कूल्स में अलग से एक ट्रेनर है जो पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ, उसकी भी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है मेंटरिंग कहीं ना कहीं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की जरूरत है। बदल रहा है, समय बदल रहा है ना। फिर आप क्या करेंगे ऐसे इंजीनियर्स का, ऐसे डॉक्टर्स का क्या करेंगे जिनको अपने आप में ही काम में दिल नहीं लग रहा है। सच बात है। अच्छा सर, हम लोग एक रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं हमारे, आपका 1 लाइन आंसर हम लोगों को चाहिए। ये खतरनाक होता है, मैंने सुना है। खतरनाक होता है, बट ट्राई करेंगे खतरनाक ना हो। जी 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 जी, ठीक है। 2025 का नंबर 1 स्किल क्या मानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक करियर का मिथ जिसे आप ब्रेक करना चाहते हो? करियर का मिथ, इंजीनियरिंग सब कुछ है। ठीक है। आपका फेवरेट बुक या कोट? फेवरेट बुक मैं जीत आपकी करके एक पुस्तक है शिव खेड़ा की, वो से मैं बड़ा एडमायर करता हूँ। एआई का एक एडवांटेज इन एजुकेशन? एआई का एडवांटेज इन एजुकेशन इज दैट वन फ्रेम टू फिट्स टू ऑल। जो हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन का, थोड़ा सा लंबा है इसका आंसर, स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सोचते हैं वन फ्रेम फिट्स टू ऑल, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर पूरे बच्चों को समझा लेगा। इसको तोड़ता है, इसके ऊपर एडवांटेज है एआई का। कि एनी टाइम एनीवेयर यू कैन लर्न, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। भाई क्वेश्चन पूछने के लिए पता कितना डर लगता था। बिल्कुल। आप जब बच्चे थे तभी भी, और जब आप स्कूल के बाद कॉलेज निकले, जॉब में गए, कोई एक स्किल हो सकता है आपको नहीं आता। AWS का फुल फॉर्म क्या होता है हो सकता है आपको पता, इन्हें नहीं पता। लेकिन वो क्वेश्चन हो सकता है आप संकोच करते हुए, शर्माते हुए नहीं पूछेंगे, ये बच्चा इससे पूछ लेगा। तो एजुकेशन पे मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से एआई हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने, रिलेटेबल है बहुत। थैंक यू। अच्छा, एक हैबिट जो हर एक बच्चे को अडॉप्ट करनी चाहिए? सीखने की हैबिट, हर दिन एक नया सीखें, आने वाले 21 दिनों तक उसको प्रयास करें और उसका अभ्यास करें। फ्यूचर यूनिवर्सिटी का एक यूएसपी
जिसे आप एक लाइन में एक्सप्लेन करें? इंडियन नॉलेज सिस्टम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या है? फॉलो योर पैशन। जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आपका एक मैसेज उनके लिए कि वो इस पॉडकास्ट से, आपके इस कन्वर्सेशन से क्या लेके जाएं, प्लीज आपके लिए। बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया, जीआर के बारे में बात किया, सचिन तेंदुलकर से कुछ सीखने का प्रयास किया, और पूरे कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं हम एक बात पर छाए रहे कि पैशन को फॉलो करो, कोई ना कोई एक स्किल सीखो। तो मैं उन सभी युवाओं को और आपके सभी दर्शकों को मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आइडेंटिफाई योर ओन पैशन, कि वो काम जिसमें आपको मज़ा आता है वो ढूंढो एक बार, और ढूंढने के बाद उससे संबंधित कोई स्किल, उससे संबंधित कोई टेक्नोलॉजी वो जरूर सीखने का प्रयास करो। रोज एक नई चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे 21 दिनों के अंदर, और जो भी आपने सीखा उसको 21 दिनों तक उपयोग करें। आफ्टर 21 डेज आपकी पूरी बॉडी की कोशिकाएं नई हो जाती हैं, आप एक का शरीर नया हो जाता है। तो आप अगर लगातार उस स्किल को 21 दिनों तक लगातार प्रयास करेंगे, सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक नया जीवन होगा आपका, और एक नया व्यक्ति आप अपने आप में पाएंगे। और इसी प्रकार से हैप्पी रंधावा जी को फॉलो करते रहिए, और बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रंधावा जी। ईश्वर आपको बहुत सारी सफलताएं दें और बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने टाइम दिया, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस ऑडियंस को तो दिया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। जी बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि बड़ों की छत्र छाया में रहना चाहिए हमें, तो आप मानते नहीं हो बट आप बड़े तो हो। तो थैंक नहीं, यू। मैं बड़ा मानता हूँ, मैं बूढ़ा नहीं मानता। अच्छा, बूढ़ा नहीं बूढ़ा नहीं मानता, बड़ा मानता हूँ। तो मैंने बूढ़ा तो नहीं बोला, मैंने बड़ा बोला। नहीं, बिल्कुल मैं बूढ़ा नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि अगेन मैंने एज आई टोल्ड कि यू आर अ न्यू पर्सन एवरी 21 डेज, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉडकास्ट अपने आप कर रहा है, ऐसे टूल्स हैं, तो उसी चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा सर, आपने इनसाइट्स दिए और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।